Q1 ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया है। 2. DRT के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। 3. DRT के आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं अपील नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1B, केवल 2C, केवल 1 और 3D। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प और A और C गलत हैं। ऋण वसूली न्यायाधिकरण DRT की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली अधिनियम RDDBFI एक्ट 1993 के तहत की गई थी, न कि 2002 के सरफेसी SARFAESI अधिनियम के तहत। विकल्प ऑफ B गलत है। DRT के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नहीं। कथन 3 गलत है। DRT के आदेशों के खिलाफ ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण DRAT में अपील की जा सकती है, सीधे केवल सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। Q2 विभिन्न प्रकार के सामानों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। माल का प्रकार। उदाहरण 1. वेबलिन माल, मिट्टी का तेल। 2. गिफेन माल, लग्जरी कारें। 3. इंफेरियर माल, फल और सब्जियां। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर D। व्याख्या: युग्म 1 गलत है। वेबलिन माल, वेबलिन गुड्स वे विलासिता की वस्तुएं हैं जिनकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, जैसे महंगी घड़ियां या लग्जरी कारें। मिट्टी का तेल एक घटिया माल, इंफीरियर गुड है। युग्म 2 गलत है। गिफेन माल, गिफन गुड्स वे आवश्यक वस्तुएं हैं जिन पर आय का बड़ा हिस्सा खर्च होता है और कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है, जैसे स्टेपल फूड। लग्जरी कारें वेबलिन माल हैं। युग्म 3 गलत है। इंफीरियर माल, इंफीरियर गुड्स वे होते हैं जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है। फल और सब्जियां आमतौर पर सामान्य माल, नॉर्मल गुड्स की श्रेणी में आती हैं। Q3 अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अवसर लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A होल किसी कंपनी द्वारा नई परिसंपत्ति प्राप्त करने पर होने वाली न्यूनतम लागत। B होल किसी व्यक्ति द्वारा एक विकल्प के स्थान पर दूसरा विकल्प चुनने पर संभावित लाभ की हानि। C होल किसी उत्पादक द्वारा कुछ वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में वहन की गई कुल लागत। D पर्यावरण की दृष्टि से सतत प्रथाओं को चुनने के कारण किसी कंपनी को होने वाली राजस्व हानि। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प ऑफ B सही है। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ है दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को छोड़ने की लागत। जब आप एक विकल्प चुनते हैं तो दूसरे विकल्प से मिलने वाला लाभ जो आपने छोड़ दिया वही अवसर लागत है। विकल्प और A और C गलत हैं। ये क्रमशः अधिग्रहण लागत, कुल उत्पादन लागत और पर्यावरणीय अनुपालन लागत या हानि को दर्शाते हैं, जो अवसर लागत की परिभाषा नहीं है। Q4 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. क्रेडिट कार्ड। 2. उपहार कार्ड। 3. मोबाइल वॉलेट। उपर्युक्त में से कितने ओपन सिस्टम प्रीपेड भुगतान उपकरण PPI के उदाहरण हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या: विकल्प ऑफ A सही है। केवल मोबाइल वॉलेट यदि बैंक द्वारा जारी है और नकद निकासी की अनुमति देता है, या कुछ विशिष्ट कार्ड ओपन सिस्टम हो सकते हैं। दिए गए विकल्पों में क्रेडिट कार्ड PPI नहीं है, ये उधार है, प्रीपेड नहीं। उपहार कार्ड आमतौर पर क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड होते हैं। स्पष्टीकरण: ओपन सिस्टम PPI का उपयोग किसी भी मर्चेंट पर भुगतान और नकद निकासी के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड इस श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह प्रीपेड उपकरण नहीं है। Q5 भौगोलिक घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO के गर्म चरण को ला नीना कहा जाता है और ठंडे चरण को अल नीनो कहा जाता है। 2. अल नीनो आमतौर पर तब उत्पन्न होता है जब प्रशांत महासागर में पूर्व पश्चिम दिशा में चलने वाली सामान्य व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और कभी-कभी विपरीत दिशा में भी चली जाती हैं। 3. ला नीना वर्ष के दौरान बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की आवृत्ति बढ़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 गलत है। अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO के गर्म चरण को अल नीनो और ठंडे चरण को ला नीना कहा जाता है। प्रश्न में इसे उल्टा लिखा गया है।
कथन 2 सही है। अल नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ने लगता है। कथन 3 सही है। ला नीना के कारण समुद्र की सतह का तापमान अनुकूल होता है, जिससे बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या और तीव्रता बढ़ जाती है। Q.6 होल किसी देश में आर्थिक विकास की सबसे अधिक संभावना है -1 होल यदि वैश्विक व्यापार में विस्तार होता है। बी होल यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनुसंधान और तकनीकी प्रगति उत्कृष्ट है। सी होल यदि उस देश की जनसंख्या बढ़ जाती है। डी यदि उस देश में पूंजी निर्माण हो रहा है। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प और डी सही है। आर्थिक विकास के लिए घरेलू पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। विकल्प ऑफ ए और ऑफ बी इज टू ये बाहरी कारक हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन देश के आंतरिक विकास की गारंटी नहीं देते। विकल्प और सी केवल जनसंख्या वृद्धि से विकास नहीं होता जब तक कि वो जनसंख्या उत्पादक न हो। Q7 यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी के साथ उसकी मांग बढ़ जाती है तो ये इंगित करता है कि 1. वस्तु की मांग की कीमत लोच नकारात्मक है। 2. वस्तु की मांग की आय लोच सकारात्मक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या कथन 1 सही है। मांग का नियम कहता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसलिए कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी तकनीकी रूप से नकारात्मक होती है, क्योंकि एक चर बढ़ता है और दूसरा घटता है। कथन 2 गलत है। प्रश्न में कीमत और मांग के संबंध की बात की गई है, आय की नहीं। आय लोच इनकम इलास्टिसिटी ये बताती है कि आय बदलने पर मांग कैसे बदलती है। कीमत घटने पर मांग बढ़ना आय लोच के बारे में जानकारी नहीं देता। Q8 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में की गई गतिविधियों से अर्जित आय। 2. भारत के भीतर विदेशी पर्यटकों द्वारा फिल्म टिकटों की खरीद। 3. विदेश में काम करने वाले भारतीयों द्वारा भारत में अपने परिवारों को भेजी गई धनराशि। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना में उपरोक्त में से कितने शामिल हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या बिंदु 1 शामिल है। दूतावासों को उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वहां की आय GDP में आती है। बिंदु 2 शामिल है। ये भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला उत्पादन सेवा है, इसलिए ये GDP का हिस्सा है। बिंदु 3 शामिल नहीं है। विदेशों से प्राप्त प्रेषण रेमिटांसेस सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP का हिस्सा होते हैं, GDP का नहीं, क्योंकि यह उत्पादन भारत की घरेलू सीमा के बाहर हुआ है। Q9 निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करें। 1. किसी कंपनी द्वारा मशीनरी की खरीद। 2. किसी कंपनी के शेयर खरीदना। 3. फैक्ट्री श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान। 4. व्यक्तियों द्वारा भूमि की खरीद। उपर्युक्त गतिविधियों में से कितनी एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का हिस्सा हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर ए। व्याख्या केवल बिंदु 1 सही है। पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन का अर्थ है वास्तविक भौतिक संपत्तियों जैसे मशीनरी भवन के स्टॉक में वृद्धि होना जो भविष्य में उत्पादन में मदद करें। बिंदु 2 और 4 गलत हैं। शेयर खरीदना या पुरानी भूमि खरीदना केवल वित्तीय हस्तांतरण या परिसंपत्ति के स्वामित्व का परिवर्तन है, इससे अर्थव्यवस्था में नई भौतिक पूंजी का निर्माण नहीं होता। बिंदु 3 गलत है। मजदूरी का भुगतान एक उपभोग व्यय या राजस्व व्यय है, पूंजी निर्माण नहीं। Q10 विश्व कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम ऑफ WCSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अरंडी के तेल और अरंडी आधारित उत्पादों के सतत उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। 2. ये भारत द्वारा संचालित एक पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन 1 गलत है। यह एक अंतर सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि एक उद्योग आधारित वैश्विक मंच मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसमें निजी कंपनियां और संघ शामिल हैं। कथन 2 सही है। चूंकि भारत दुनिया में अरंडी कास्टर का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए यह मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और वैश्विक हितधारकों द्वारा संचालित पहल है। Q11 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. घरेलू बचत। 2.
घरेलू फर्मों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय। 3 सरकार द्वारा व्यक्तियों को किए गए हस्तांतरण भुगतान। भारत में व्यय विधि का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल सभी 3, डी कोई नहीं। सही उत्तर डी। व्याख्या: बिंदु 1 शामिल नहीं है। राष्ट्रीय आय में निवेश शामिल होता है, न कि केवल बचत। व्यय विधि में सी जोड़ आई जोड़ जी जोड़ एक्सएम का उपयोग होता है। बिंदु 2 शामिल नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स पर व्यय गिना जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को दोहरी गणना से बचने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिंदु 3 शामिल नहीं है। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन छात्रवृत्ति के बदले कोई उत्पादन नहीं होता, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। Q12 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। वस्तु का प्रकार, परिभाषा। उदाहरण 1 पूंजीगत वस्तुएं, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त वस्तुएं, खेती में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर। 2 उपभोक्ता वस्तुएं, उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, बेकरी द्वारा उपयोग किया जाने वाला आटा। 3 मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम माल के उत्पादन में इनपुट के रूप में प्रयुक्त वस्तुएं, सिलाई व्यवसाय के लिए खरीदा गया कपड़ा। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: पंक्ति 1 सही सुमेलित है। ट्रैक्टर एक पूंजीगत वस्तु है क्योंकि ये बार बार उत्पादन में काम आता है और खत्म नहीं होता। पंक्ति 2 गलत सुमेलित है। बेकरी द्वारा उपयोग किया जाने वाला आटा एक मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि इसे ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि आटा घर में रोटी बनाने के लिए आता तब वो उपभोक्ता वस्तु होती। पंक्ति 3 सही सुमेलित है। सिलाई व्यवसाय के लिए कपड़ा एक कच्चा माल या इनपुट है, इसलिए ये मध्यवर्ती वस्तु है। Q13 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संकेतक किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के वास्तविक कल्याण को सबसे उपयुक्त रूप से इंगित करता है? ए होल वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय। बी होल स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय। सी होल वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। डी होल स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प ऑफ बी सही है। स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइसेस का अर्थ है कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया गया है, और प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटा NNP यह बताती है कि औसतन एक व्यक्ति के पास वास्तव में कितनी आय उपलब्ध है। यह कल्याण का सबसे सटीक पैमाना है। विकल्प और सी वर्तमान मूल्य भ्रमित कर सकते हैं क्योंकि कीमतों में वृद्धि से आय बढ़ी हुई दिख सकती है, भले ही वास्तविक उत्पादन न बढ़ा हो। विकल्प और डी सकल घरेलू उत्पाद GDP में मूल्य ह्रास डिप्रिशिएशन शामिल होता है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय आय NNP अधिक सटीक चित्र देती है। Q14 निम्नलिखित पर विचार करें। 1 घरेलू निवेश में वृद्धि। 2 सरकारों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि। 3 अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर में वृद्धि। उपरोक्त में से कितने किसी अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत की उच्च दर के सबसे अधिक संभावित परिणाम हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या: बिंदु 1 सही है। उच्च घरेलू बचत आमतौर पर निवेश के लिए अधिक धन उपलब्ध कराती है, जिससे घरेलू निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। बिंदु 2 गलत है। उच्च बचत दर से राजकोषीय घाटा कम होने में मदद मिल सकती है क्योंकि सरकार को उधार लेने के लिए घरेलू संसाधन मिल जाते हैं, लेकिन ये घाटे में वृद्धि का कारण नहीं है। बिंदु 3 गलत है। उच्च बचत का अर्थ है कम उपभोग, जो मांग को नियंत्रित करता है और मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक हो सकता है, न कि उसे बढ़ाता है। Q15 निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1 नॉर्वे। 2 स्वीडन। 3 फिनलैंड। 4 जर्मनी। 5 फ्रांस। 6 लिथुआनिया। उपर्युक्त देशों में से कितने देश बाल्टिक सागर की सीमा पर स्थित हैं? ए खोल केवल 3, बी केवल 4, सी खोल केवल 5, डी खोल सभी 6। सही उत्तर बी। व्याख्या: सही सुमेलित स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी और लिथुआनिया बाल्टिक सागर की तटरेखा साझा करते हैं। गलत विकल्प: नॉर्वे की सीमा अटलांटिक महासागर और उत्तर सागर से लगती है। फ्रांस की सीमा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगती है। बाल्टिक सागर के अन्य तटवर्ती देश रूस, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और डेनमार्क हैं।
Q16 सकल स्थायी पूंजी निर्माण GFCF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. किसी कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए उत्पादित किसी भी वस्तु को GFCF का हिस्सा नहीं माना जाता है। 2. भारत में 2019 से 2024 तक 5 साल की अवधि में GFCF वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2। दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन एक गलत है। यदि कोई कंपनी स्वयं के उपयोग के लिए स्थायी संपत्ति जैसे मशीनरी या भवन बनाती है तो उसे GFCF में शामिल किया जाता है। कथन 2 गलत है। कोविड-19 महामारी के दौरान और आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण 2019-2024 के बीच विकास दर लगातार कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ी है। इसमें गिरावट और सुधार दोनों देखे गए हैं। Q17 किसी अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ICOR क्या इंगित करता है? A होल पूंजी के उपयोग में अर्थव्यवस्था की उच्च दक्षता, B होल पूंजी के उपयोग में अर्थव्यवस्था की कम दक्षता, C होल अर्थव्यवस्था में उच्च बचत दर, D होल अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन में वृद्धि। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प B सही है। ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई पैदा करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है। यदि ICOR उच्च है तो इसका मतलब है कि अधिक पूंजी लगाने पर भी कम उत्पादन हो रहा है, जो कम दक्षता को दर्शाता है। विकल्प ऑफ ए गलत है। कम दक्षता के विपरीत निम्न ICOR उच्च दक्षता को दर्शाता है। Q18 किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। 2. बढ़ता राजकोषीय घाटा। 3. कर व्यय में वृद्धि। 4. मुद्रास्फीति के मध्यम स्तर का प्रचलन। उपर्युक्त में से कितने कारणों को किसी देश के कर GDP अनुपात में कमी का संभावित कारण माना जाता है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या: बिंदु 1 सही है। यदि लोगों की आय कम होगी तो वे प्रत्यक्ष कर के दायरे से बाहर रहेंगे, जिससे कर GDP अनुपात कम होगा। बिंदु 3 सही है। कर व्यय टैक्स एक्सपेंडिचर का अर्थ है सरकार द्वारा दी जाने वाली कर छूट और रियायतें। इसमें वृद्धि होने से वास्तविक कर संग्रह कम हो जाता है। बिंदु 2 और 4 गलत हैं। बढ़ता राजकोषीय घाटा कर अनुपात का परिणाम हो सकता है, कारण नहीं। मध्यम मुद्रास्फीति अक्सर नाममात्र GDP बढ़ाकर कर संग्रह बढ़ा सकती है। Q19 GDP डिफ्लेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 100 से ऊपर का GDP डिफ्लेटर ये दर्शाता है कि नॉमिनल GDP देश की वास्तविक GDP से अधिक थी। 2. GDP डिफ्लेटर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के स्तर को मापते समय अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी बाजार वस्तुओं और सेवाओं पर विचार करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर C। व्याख्या: कथन 1 सही है। GDP डिफ्लेटर का सूत्र फ्रैक नॉमिनल GDP रियल GDP टाइम्स 100 है। यदि उत्तर 100 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि कीमतों में वृद्धि के कारण नॉमिनल GDP रियल GDP से ज्यादा है। कथन 2 सही है। CPI या WPI के विपरीत डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी घरेलू वस्तुओं और सेवाओं को कवर करता है, इसलिए ये मुद्रास्फीति का सबसे व्यापक माप है। Q20 हाल ही में खबरों में रहा रश्त अस्तारा रेलवे निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है? A. ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग TITRB, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTCC, ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क TENTD, फारस की खाड़ी काला सागर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा। सही उत्तर B। व्याख्या: विकल्प ऑफ B सही है। रश्त अस्तारा रेलवे लिंक ईरान और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के पश्चिमी मार्ग को पूरा करेगा। विकल्प A, ऑफ C, ऑफ D गलत हैं। ये अन्य क्षेत्रीय गलियारे हैं जिनका इस विशिष्ट रेल लिंक से सीधा संबंध नहीं है। Q21 निम्नलिखित में से किस समूह के सभी 4 देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC का हिस्सा हैं? A होल भारत कजाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान, B ईरान ओमान सऊदी अरब इजराइल, C होल ताजिकिस्तान आर्मेनिया सीरिया इराक, D ईरान रूस अजरबैजान तुर्की। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प और D सही है। ईरान रूस और भारत इसके संस्थापक सदस्य हैं। अजरबैजान और तुर्की भी इस कॉरिडोर का हिस्सा हैं। गलत विकल्प
पाकिस्तान, इजरायल और सऊदी अरब इस गलियारे के सदस्य नहीं हैं। Q22 भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आरबीआई गवर्नर का कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। 2. उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर युक्त वारंट द्वारा की जाती है। 3. कानून के अनुसार आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का निश्चित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 सही है। आरबीआई गवर्नर का पद आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। कथन 2 गलत है। नियुक्ति केंद्र सरकार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा वारंट के माध्यम से नहीं। कथन 3 गलत है। अधिनियम में निश्चित फिक्स्ड कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। यह सरकार द्वारा तय किया जाता है, आमतौर पर 3 साल, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। Q23 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पीसीए ढांचा सभी शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगा, चाहे उनकी जमा राशि कुछ भी हो। 2. बैंकों का शुद्ध लाभ यूसीबी पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा समीक्षा किए गए संकेतकों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये ढांचा केवल टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के यूसीबी पर लागू होता है। टीयर 1 छोटी जमा राशि वाले बैंकों को इससे बाहर रखा गया है। कथन 2 सही है। आरबीआई पीसीए लागू करने के लिए पूंजी, सीआरएआर, शुद्ध एनपीए और लाभप्रदता, शुद्ध लाभ जैसे संकेतकों की निगरानी करता है। Q24 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. चालू खाता जमा। 2. ग्राहकों को दिए गए ऋण। 3. आरबीआई से खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां। 4. अप्रदत्त लाभांश। उपर्युक्त में से कितने को भारत में वाणिज्यिक बैंक की देनदारियां माना जाता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: बिंदु 1 और 4 देनदारियां हैं। चालू खाता जमा जनता का पैसा है जो बैंक को वापस करना है। अप्रदत्त लाभांश अनपेड डिविडेंड भी बैंक पर एक वित्तीय दायित्व है। बिंदु 2 और 3 परिसंपत्तियां एसेट्स हैं। ग्राहकों को दिया गया ऋण बैंक के लिए आय का स्रोत है और सरकारी प्रतिभूतियां बैंक का निवेश हैं। Q25 जैव प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में बायोटैक्सियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक पुनर्योजी तकनीक है जिसका उपयोग भ्रूण स्टेम कोशिकाओं से प्रोटीन के उत्पादन में किया जाता है। 2. लक्षित दवा वितरण प्रणालियों में इसके अनुप्रयोग संभावित हैं। 3. इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। बायोटैक्सियों बायोटैक्सिस का उपयोग शरीर के भीतर विशिष्ट कोशिकाओं जैसे कैंसर कोशिकाओं तक सटीक रूप से दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है। कथन 1 गलत है। बायोटैक्सी का मुख्य कार्य परिवहन डिलीवरी है। ये स्टेम कोशिकाओं से प्रोटीन उत्पादन की तकनीक नहीं है। Q26 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. 10 रुपये के करेंसी नोट। 2. 1 रुपये के सिक्के। 3. चेक। 4. क्रेडिट कार्ड। 5. ई-रूपी वाउचर। उपर्युक्त में से कितने को भारत में वैध मुद्रा माना जाता है? ए खोल केवल 2, बी खोल केवल 3, सी खोल केवल 4, डी खोल सभी 5। सही उत्तर ए। व्याख्या: वैध मुद्रा लीगल टेंडर केवल 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के वैध मुद्रा हैं, क्योंकि इन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। चेक और क्रेडिट कार्ड ये ऐच्छिक मुद्रा ऑप्शनल फिड्यूशियरी मनी है, इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। ई-रूपी वाउचर यह एक डिजिटल भुगतान माध्यम है, लेकिन इसे अभी तक पारंपरिक अर्थों में लीगल टेंडर का दर्जा नहीं मिला है। Q27 निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। 1. बैंकों के लिए उधार लेने की उच्च लागत। 2. मौद्रिक नीति संचरण में देरी। 3. व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण की उपलब्धता में कमी। 4. बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के उपरोक्त में से कितने संभावित प्रभाव हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी। व्याख्या: प्रभाव 1 और 3
तरलता लिक्विडिटी कम होने पर बैंकों के पास फंड कम होता है, जिससे उनकी लागत बढ़ती है और वे कम ऋण देते हैं। प्रभाव 2, जब बैंकों के पास पैसा कम होता है तो वे आरबीआई की नीतिगत दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक जल्दी नहीं पहुंचा पाते। प्रभाव 4, पैसे की कमी से बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे बॉन्ड प्रतिफल यील्ड में भी वृद्धि होती है। Q28 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I 95% से अधिक का उच्च ऋण जमा अनुपात बैंक रन के मुद्दे से निपटने के लिए आदर्श माना जाता है। कथन 2, ऋण जमा अनुपात CDR एक संकेतक है जो बैंक की जमा राशि के अनुपात को दर्शाता है, जिसका उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। B होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। C होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। D होल कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर D। व्याख्या, कथन I गलत है। 95% से अधिक का ऋण जमा अनुपात CDR जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि बैंक ने अपनी लगभग पूरी जमा राशि उधार दे दी है। बैंक रन, जब सभी जमाकर्ता एक साथ पैसा निकालें की स्थिति में बैंक के पास नकदी की कमी हो जाएगी। एक आदर्श अनुपात आमतौर पर 70-80% के आसपास माना जाता है। कथन 2 सही है। CDR यह मापता है कि बैंक ने अपनी कुल जमा राशि में से कितना हिस्सा ऋण लोन के रूप में दिया है। Q29 वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्रीय वित्त मंत्री FSIB के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 2. यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों PSI के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर B। व्याख्या, कथन 1 गलत है। FSIB के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आमतौर पर एक अनुभवी पेशेवर या पूर्व नौकरशाह वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष नहीं होते। कथन 2 सही है। FSIB का मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों के चयन के लिए सिफारिशें करना है। Q30 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. मनुष्यों में संज्ञानात्मक कार्यों के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि का मानचित्रण। 2. मां के गर्भ में भ्रूण के विकास की निगरानी। 3. मनुष्यों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS का निदान और इसकी प्रगति की निगरानी करना। उपर्युक्त में से कौन से चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग MRI के अनुप्रयोग हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D। व्याख्या, बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। MRI एक बहुमुखी तकनीक है। यह मस्तिष्क की गतिविधियों fMRI को मैप करने, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की विस्तृत छवियों की निगरानी करने, विशेषकर जटिल मामलों में, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारियों के निदान में अत्यंत प्रभावी है। Q31 भारत में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों में जनता की जमाशियां DICGC द्वारा बीमाकृत होती हैं। 2. यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 3. ये केवल तभी बीमा प्रदान करता है जब बैंक ने आधिकारिक तौर पर दिवालियापन घोषित कर दिया हो। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 1 और 2, C केवल 2, D 1, 2 और 3। सही उत्तर B। व्याख्या, कथन 1 सही है। DICGC सभी वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं सहित स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों की जमा राशि का बीमा करता है। कथन 2 सही है। यह RBI की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कथन 3 गलत है। यह न केवल दिवालियेपन की स्थिति में, बल्कि बैंक के लाइसेंस रद्द होने या किसी अन्य बैंक के साथ विलय होने पर भी बीमा भुगतान अधिकतम 5 लाख रुपये सुनिश्चित करता है। Q32 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC के तहत प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस PPIRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मुख्य रूप से वित्तीय संकट में फंसे MSME के लिए त्वरित समाधान तंत्र प्रदान करता है। 2. समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया NCLT के दायरे से बाहर होती है।
उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2 दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन एक सही है। पीपीआईआरपी विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस के लिए पेश किया गया है ताकि उनके विवादों का समाधान तेजी से और कम खर्चीले तरीके से किया जा सके। कथन दो गलत है। हालांकि अधिकांश प्रक्रिया बाहर प्रीपैक होती है, लेकिन अंतिम समाधान योजना को कानूनी वैधता के लिए एनसीएलटी की मंजूरी मिलना अनिवार्य है। Q33 भारत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका प्रशासन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार आरसीएस द्वारा किया जाता है। 2. प्रत्येक पीएक्स को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। 3. इन्हें राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पोषित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी केवल 3। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक सही है। पैक्स ग्राम स्तर पर काम करती हैं और इनका पंजीकरण व प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों रजिस्ट्रार के पास होता है। कथन दो गलत है। पीएक्स सीधे आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस के दायरे में नहीं आती, क्योंकि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम की कुछ धाराओं से मुक्त हैं और केवल अपने सदस्यों के साथ लेन देन करती हैं। कथन 3 सही है। नाबार्ड इन समितियों को अल्पकालिक ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो जिला और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से उन तक पहुंचती है। Q34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनकी स्थापना 2007 में बिमल जालान समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। 2. आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। 3. आरबीआई के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के तहत आरआरबी को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण एएनबीसी का कम से कम 75% प्राथमिकता क्षेत्रों को देना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक गलत है। आरआरबी की स्थापना 1975 में एम नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। कथन दो गलत है। इनका स्वामित्व केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35% और संबंधित राज्य सरकार 15% के बीच साझा होता है। यह समान इक्वल नहीं है। कथन 3 सही है। आरआरबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण पीएसएल का लक्ष्य 75% है, जबकि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये 40% है। Q35 हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकारों और उनकी उत्पादन विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। हाइड्रोजन के प्रकार। उत्पादन विधि 1. हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय स्रोतों पवन सौर द्वारा जल के इलेक्ट्रोलिसिस से 2. गुलाबी हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित जल के इलेक्ट्रोलिसिस से 3. नीला हाइड्रोजन भूमिगत भंडारों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: युग्म 1 सही है। हरित हाइड्रोजन पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होती है। युग्म 2 सही है। जब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बिजली परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर से आती है तो उसे गुलाबी हाइड्रोजन कहते हैं। युग्म 3 गलत है। नीला हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है, जहां कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। भूमिगत रूप से प्राकृतिक रूप से मिलने वाले हाइड्रोजन को श्वेत सफेद हाइड्रोजन व्हाइट गोल्ड हाइड्रोजन कहा जाता है। Q36 भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मर्चेंट डिस्काउंट रेट को सही ढंग से समझाता है? ए बैंकों द्वारा व्यापारियों को पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन खरीदने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर रियायती ब्याज दर। बी होल डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए ग्राहकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले लेनदेन शुल्क। सी पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने पर व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता को दी जाने वाली छूट। डी होल बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने पर बैंक द्वारा व्यापारी पर लगाया जाने वाला लेनदेन शुल्क। सही उत्तर डी। व्याख्या: विकल्प ऑफ डी सही है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वो शुल्क है जो एक व्यापारी अपने बैंक को डिजिटल भुगतान जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने के बदले में देता है। यह शुल्क बैंक, कार्ड नेटवर्क और पॉइंट ऑफ सेल प्रदाता के बीच बांटा जाता है। अन्य विकल्प ऋण, ग्राहक शुल्क या ग्राहक छूट की बात करते हैं, जो MDR नहीं है। Q37 यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंक दर कम कर देता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होने की संभावना है?
ए होल सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं पर सरकारी व्यय में कमी। बी बैंकों के लिए अनिवार्य नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि। सी लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए ऋण की उपलब्धता में कमी। डी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार दरों में कमी। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ऑफ डी सही है। बैंक दर कम होने का मतलब है कि वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना सस्ता हो गया है। इससे बैंक अपने ग्राहकों के लिए भी ब्याज दरों लेंडिंग रेट्स में कटौती करते हैं। विकल्प ए और बी और सी गलत हैं। बैंक दर कम करना एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति है जो ऋण की उपलब्धता बढ़ाती है न कि कम करती है। इसका सरकारी व्यय या सीआरआर की वृद्धि से सीधा संबंध नहीं है। Q38 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? ए होल गेहूं का आटा, बी होल ऑटोमोबाइल, सी होल हस्तनिर्मित आभूषण, डी होल अंतरिक्ष उद्योग। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प बी सही है। अल्पाधिकार ओलिगोपोली वो बाजार है जहां कुछ ही बड़े विक्रेता होते हैं, जैसे कार कंपनियां। ऑटोमोबाइल सेक्टर इसका बेहतरीन उदाहरण है। विकल्प ऑफ ए गेहूं का आटा पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार प्रतियोगिता के करीब है। विकल्प ऑन सी हस्तनिर्मित आभूषण एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का उदाहरण है। विकल्प ऑफ डी अंतरिक्ष उद्योग अक्सर एकाधिकार मोनोपोली या सरकारी प्रभुत्व वाला होता है, हालांकि अब ये बदल रहा है। इनमें से ऑटोमोबाइल सबसे मानक उदाहरण है। Q39 वो मूल्य जिस पर किसी निश्चित उत्पाद की मांग और आपूर्ति का संतुलन प्राप्त होता है उसे संतुलन मूल्य कहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संतुलन मूल्य से नीचे मूल्य छत लागू करने से मांग अधिक हो जाती है। 2. संतुलन मूल्य से ऊपर मूल्य तल लागू करने से आपूर्ति अधिक हो जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन एक सही है। मूल्य छत प्राइस सीलिंग का अर्थ है अधिकतम कीमत तय करना। यदि ये संतुलन मूल्य से नीचे है तो कम कीमत के कारण मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम होगी, जिससे कमी शॉर्टेज पैदा होगी। कथन 2 सही है। मूल्य तल प्राइस फ्लोर का अर्थ है न्यूनतम कीमत, जैसे एमएसपी। यदि ये संतुलन मूल्य से ऊपर है तो अधिक कीमत के कारण उत्पादक अधिक आपूर्ति करेंगे, लेकिन उपभोक्ता कम खरीदेंगे, जिससे अधिशेष सरप्लस पैदा होगा। Q40 आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कीट प्रतिरोध। 2. उच्च पोषण सामग्री। 3. लंबी शेल्फ लाइफ। उपरोक्त में से कितने लाभ पारंपरिक फसलों की तुलना में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। GM फसलों को विशेष रूप से कीटों से लड़ने, जैसे बीटी कॉटन, पोषण बढ़ाने, जैसे गोल्डन राइस, और पकने की प्रक्रिया को धीमा कर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सभी पारंपरिक फसलों की तुलना में इनके प्रमुख लाभ हैं। Q41 भारतीय रिजर्व बैंक RBI केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या होगा? 1. RBI भारत सरकार की निधियों, जैसे कि भारत की संचित निधि के लिए खाते रखता है। 2. RBI मौद्रिक और बैंकिंग संबंधी मामलों पर केंद्र सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 3. RBI केंद्र सरकार को अर्थोपाय अग्रिम WMA प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1, 2 और 3B केवल 2 और 3C केवल 1 और 2D केवल 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। बैंकर के रूप में RBI सरकार के सभी बैंकिंग खाते संभालता है। सरकार की नकदी की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस ऋण देता है और वित्तीय नीतियों पर सरकार को विशेषज्ञ सलाह भी देता है। Q42 बैंकिंग के संदर्भ में स्टरलाइजेशन शब्द का तात्पर्य है एक तंत्र जिसके तहत बैंक वित्तीय तनाव के दौरान संभावित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पूंजी बफर बनाए रखते हैं। B-फोल एक तरलता समायोजन तंत्र जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ओवरनाइट धन उधार लेते हैं। C घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा प्रवाह के प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाया गया उपाय। D-होल
केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऋण नियंत्रण तंत्र। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ऑन सी सही है। जब देश में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर आती है तो आरबीआई उसे खरीदकर रुपया बाजार में छोड़ता है। इससे बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई सरकारी बॉन्ड बेचकर वो रुपया वापस सोख लेता है। इसी प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं। विकल्प और ए और बी और डी गलत हैं। ये क्रमशः कैपिटल बफर, एलएएफ और चयनात्मक ऋण नियंत्रण की परिभाषाएं हैं। Q43 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. नकद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि। 2. वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि। 3. रिवर्स रेपो दर में कमी। 4. सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर में कमी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक RBI संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है तो उपरोक्त उपायों में से कितने उपायों को अपनाने की संभावना सबसे कम है? A हॉल केवल 1, B हॉल केवल 2, C हॉल केवल 3, D हॉल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या। संकुचनकारी नीति टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें आरबीआई मुद्रा आपूर्ति कम करने के लिए दरों को बढ़ाता है। बिंदु 3 और 4 की संभावना सबसे कम है। संकुचनकारी नीति में रिवर्स रेपो और MSF दरों को बढ़ाया जाता है, कम नहीं किया जाता। बिंदु 1 और 2 की संभावना अधिक है। CRR और SLR में वृद्धि संकुचनकारी नीति का हिस्सा है क्योंकि ये बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम करती है। Q44 वैश्विक वित्त के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? A हॉल तत्काल सीमापार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय पहल। B बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए वैश्विक कर दरों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक वैश्विक ढांचा। C धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुद्दों से निपटने के लिए एक वैश्विक ढांचा। D एकल वैश्विक डिजिटल मुद्रा विकसित करने के लिए केंद्रीय बैंकों के नेतृत्व वाली परियोजना। सही उत्तर A। व्याख्या। विकल्प ऑफ A सही है। प्रोजेक्ट नेक्सस BIS इनोवेशन हब की एक पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों के त्वरित भुगतान प्रणालियों जैसे भारत का UPI को आपस में जोड़कर सीमापार भुगतान को आसान बनाना है। Q45 समुद्री उष्ण तरंगें निम्नलिखित में से किस घटना को ट्रिगर कर सकती हैं? 1. प्रवाल विरंजन। 2. हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन। 3. उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 4. ठंडे क्षेत्रों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की वृद्धि। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2, 3 और 4, C केवल 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर D। व्याख्या। बिंदु 1 से 4 सभी सही हैं। मरीन हीटवेव्स MHW समुद्र के तापमान को बढ़ाती हैं जिससे कोरल मरते हैं। विरंजन हानिकारक शैवाल तेजी से बढ़ते हैं। चक्रवातों को अधिक ऊर्जा मिलती है और गर्म पानी की प्रजातियां उन ठंडे क्षेत्रों में चली जाती हैं जहां वे पहले नहीं थीं। आक्रामक प्रजातियां। Q46 भारत में पीयर टू पीयर P2P उधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. P2P ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म सीधे व्यक्तियों और कंपनियों को बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दरों पर पैसा उधार देते हैं। 2. P2P ऋण प्लेटफॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित होते हैं। 3. भारत में P2P ऋण मंच स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 100 करोड़ रुपए है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A हॉल केवल 1 और 2, B केवल 2, C हॉल 1, 2 और 3, D केवल 3। सही उत्तर B। व्याख्या। कथन 1 गलत है। P2P प्लेटफॉर्म सीधे उधार नहीं देते, वे केवल उधार देने वाले और उधार लेने वाले के बीच बिचौलिए इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। कथन 2 सही है। इन्हें RBI द्वारा NBFC P2P के रूप में विनियमित किया जाता है। कथन 3 गलत है। इनके लिए न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि NOF की आवश्यकता 2 करोड़ रुपए है, न कि 100 करोड़ रुपए। Q47 भारत में मौद्रिक नीति उपकरणों के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. CRR रिजर्व के विपरीत बैंकों को SLR रिजर्व को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पास रखने का निर्देश दिया गया है। 2. बैंक CRR और SLR दोनों के तहत रखे गए भंडार पर निश्चित ब्याज अर्जित करते हैं। 3. CRR और SLR आवश्यकताएं प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? A हॉल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D। व्याख्या। कथन 1 गलत है। CRR को RBI के पास नकद में रखा जाता है
जबकि एसएलआर को बैंक अपने पास स्वयं तरल संपत्ति के रूप में रखते हैं। कथन 2 गलत है। आरबीआई सीआरआर पर कोई ब्याज नहीं देता है। एसएलआर संपत्तियों जैसे सरकारी बॉन्ड पर बैंक ब्याज कमा सकते हैं। कथन 3 गलत है। ये आवश्यकताएं शहरी सहकारी बैंकों यूसीबीएस पर भी लागू होती हैं। Q48 भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रत्येक एनबीएफसी के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। 2. बैंकों के विपरीत एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। 3. जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम डीआईसीजीसी की जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के पास जमा राशि के लिए उपलब्ध नहीं है। 4. मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां जो एनबीएफसी का एक प्रकार हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित होती हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। एनबीएफसी को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत विनियमित किया जाता है। कथन 2, 3 और 4 सही हैं। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट जैसे चालू बचत खाता नहीं खोल सकते। उनके पास जमा पैसे का बीमा डीआईसीजीसी नहीं करता। मर्चेंट बैंकर जैसी विशिष्ट एनबीएफसी सेबी के दायरे में आती हैं। Q49 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. जनता द्वारा रखे गए करेंसी नोट और सिक्के। 2. वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी नकदी। 3. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशि उपर्युक्त घटकों में से कितने घटक मौद्रिक आधार का हिस्सा हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। मौद्रिक आधार मॉनेटरी बेस या M_0 में जनता के पास मौजूद मुद्रा और बैंकों के पास मौजूद कुल रिजर्व तिजोरी की नकदी जोड़ आरबीआई के पास जमा शामिल होते हैं। इसे हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। Q50 भारत में मतदान करने और चुनाव लड़ने के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार दोनों ही वैधानिक अधिकार हैं। 2. जेल में बंद व्यक्ति भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। 3. जेल में बंद व्यक्ति को आम चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1 सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार मतदान और चुनाव लड़ना वैधानिक अधिकार स्टैट्यूटरी राइट्स हैं जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मिलते हैं। कथन 2 गलत है। जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जब तक कि वह किसी अपराध में दोषी सिद्ध होकर अयोग्य न ठहराया गया हो। कथन 3 सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद किसी भी व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं है, निवारक निरोध में बंद व्यक्तियों को छोड़कर। Q51 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. बैंकों में ग्राहकों की जमा राशि में कमी। 2. बैंक ऋण पर ब्याज दरों में वृद्धि। 3. बैंक ऋणों पर मार्जिन आवश्यकताओं में कमी। 4. आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात की आवश्यकताओं में वृद्धि। उपर्युक्त कारकों में से कितने कारक किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि का कारण बन सकते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या: बिंदु 3 सही है। जब बैंक ऋणों पर मार्जिन आवश्यकताओं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में कमी की जाती है तो लोग अधिक ऋण ले सकते हैं। इससे ऋण सृजन बढ़ता है और मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि होती है। बिंदु 1 गलत है। जमा राशि में कमी से बैंकों की उधार देने की क्षमता कम होती है जो गुणक को घटाती है। बिंदु 2 गलत है। उच्च ब्याज दरें ऋण की मांग को कम करती हैं जिससे मुद्रा सृजन कम होता है। बिंदु 4 गलत है। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम पैसा बचता है जो मुद्रा गुणक को कम करता है। Q52 भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करें। 1. बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात। 2. किसी बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। 3. लीवरेज अनुपात किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर पीसीए ढांचा लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा उपरोक्त में से कितने मापदंडों पर विचार किया जाता है? ए होल केवल 1,
बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 3 सही हैं। आरबीआई पीसीए ढांचे के तहत बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए मुख्य रूप से 3 मापदंडों का उपयोग करता है। 1. पूंजी CRAR, 2. परिसंपत्ति गुणवत्ता नेट NPA और 3. लेवरेज रेशियो। यदि बैंक इनमें से किसी भी निर्धारित स्तर को पार करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। Q53 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. बैंकों की आरबीआई से उधार लेने की बजाय जनता से प्राप्त जमाराशि पर भारी निर्भरता। 2. बैंकों पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दायित्व। 3. गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का उच्च स्तर। 4. बैंकों की तुलना में लघु बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज दरें। उपर्युक्त कारकों में से कितने कारक मौद्रिक नीति के अप्रभावी संचरण में योगदान दे सकते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी। व्याख्या। बिंदु 1 और 4 सही हैं। जब बैंक जनता की जमा राशि पर निर्भर होते हैं और लघु बचत योजनाओं जैसे PPF NSE पर ब्याज दरें अधिक होती हैं तो बैंक अपनी जमा दरें कम नहीं कर पाते। इससे आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम करने का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाता। बिंदु 2 और 3 सही हैं। उच्च NPA और प्राथमिकता क्षेत्र PSL के बोझ के कारण बैंक अपनी ब्याज दरें कम करने में हिचकिचाते हैं ताकि वे अपने लाभ मार्जिन को बचा सकें। Q54 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। 2. MPC को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी आवश्यक है। 3. आरबीआई गवर्नर निर्णय लेते समय पहले चरण में वोट नहीं देता है, लेकिन वोट बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत का प्रयोग करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D केवल 1। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। MPC एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934-2016 में संशोधित के तहत किया गया है। कथन 2 सही है। कानूनन MPC को एक वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना अनिवार्य है। कथन 3 गलत है। आरबीआई गवर्नर MPC के अन्य सदस्यों की तरह ही पहले चरण में वोट देता है। यदि वोट बराबर 3-3 हो जाते हैं तब उसे दूसरा निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। Q55 भारत में जमानत के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जमानत का प्रकार। अर्थ 1. अंतरिम जमानत। यह नियमित जमानत या अग्रिम जमानत की सुनवाई से पहले थोड़े समय के लिए दी जाती है। 2. नियमित जमानत। यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया हो या जो पुलिस हिरासत में हो। 3. अग्रिम जमानत। इसे गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या। तीनों युग्म सही हैं। अंतरिम जमानत अस्थायी राहत है। नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद अदालत से मांगी जाती है। अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल गिरफ्तारी होने से पहले ही उसकी आशंका होने पर मांगी जाती है ताकि पुलिस गिरफ्तार न कर सके। Q56 भारत में बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में PSL मानदंड नरसिम्हन समिति 2, 1998 की सिफारिशों के आधार पर 2001 में लागू किए गए थे। 2. लघु वित्त बैंकों के लिए अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का अधिकतम 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना अनिवार्य है। 3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए वॉल 1 और 3, B 1 और 2, C केवल 2, D केवल 3। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। PSL की अवधारणा 1960 के दशक में शुरू हुई थी और 1972 में इसे औपचारिक रूप दिया गया था, न कि 2001 में। कथन 2 गलत है। स्मॉल फाइनेंस बैंकों SFBS के लिए PSL लक्ष्य 75% है, न कि 40%। कथन 3 सही है। MSME SME क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एक प्रमुख श्रेणी है। Q57 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जहां A मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी हो जाती है। B नकदी की कम उपलब्धता के कारण बैंकों को ग्राहकों की मांगों को पूरा करने में कठिनाई होती है। C लोग
बॉन्ड जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में सोने जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। डी, घरेलू बाजार में सरकारी उधारी से निजी निवेश कम हो जाता है। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ए सही है। तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप, तब होता है जब ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और लोग निवेश करने के बजाय नकदी जमा करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का भी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य विकल्प और बी तरलता संकट है, सी जोखिम से बचाव है और डी क्राउडिंग आउट प्रभाव है। Q58 हाल ही में समाचारों में रहा शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का तात्पर्य है ए, ज्ञान आधारित क्षेत्र जिसमें संगीत जैसी रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का सृजन, उत्पादन और वितरण शामिल है। बी, होल पर्यटन उपक्षेत्र जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाले पर्यटन सर्किट विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सी, होले, एक आर्थिक मॉडल जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पर निर्भर करता है। डी, होलिक आर्थिक विकास मॉडल जो ये सुनिश्चित करता है कि देश में सबसे गरीब व्यक्ति को आर्थिक विकास से लाभ मिले। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प अ ए सही है। ऑरेंज इकोनॉमी को रचनात्मक अर्थव्यवस्था, क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जो विचारों को बौद्धिक संपदा में बदलती हैं, जैसे कला, संगीत, डिजाइन और विज्ञापन। Q59 भारत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, CAR किसी बैंक की उपलब्ध पूंजी का माप है जो उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। 2, भारत द्वारा अपनाए गए बेसल 3 मानदंडों के अनुसार भारत में बैंकों को न्यूनतम 25% CAR बनाए रखना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, होल केवल 1, बी, होल केवल 2, सी, होल 1 और 2 दोनों, डी, होल नहीं तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास उसके जोखिमों को झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है। कथन 2 गलत है। बेसल 3 के तहत भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम CAR 9% निर्धारित है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ये 12% तक हो सकता है, न कि 25%। Q60 सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली GSP शब्द का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया जाता है? ए, होल IMF द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, बी, होल विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जाने वाले व्यापार लाभ, सी, होल संगठन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों का विनियमन, डी, होल क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑफ बी सही है। GSP एक व्यापार कार्यक्रम है जिसके तहत विकसित देश जैसे अमेरिका या यूरोपीय संघ विकासशील देशों से आने वाले कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क में छूट देते हैं ताकि उनके आर्थिक विकास में मदद मिल सके। Q61 चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित किया गया है। 2, इस प्रणाली के अंतर्गत चेक जारीकर्ता को चेक के कुछ न्यूनतम विवरण जैसे दिनांक, लाभार्थी का नाम और राशि आदाता बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, होल केवल 1, बी, होल केवल 2, सी, होल 1 और 2 दोनों, डी, होल नहीं तो 1 और नहीं 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम चेक धोखाधड़ी रोकने की एक तकनीक है। इसमें चेक काटने वाला व्यक्ति अपने बैंक को ऐप या नेट बैंकिंग के जरिए चेक की जानकारी पहले ही दे देता है। जब चेक बैंक पहुंचता है तो बैंक उन विवरणों का मिलान करता है। इसे NPCI ने बनाया है। Q62 भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा ₹रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ₹रुपए जारी किया जाता है। 2, ₹रुपए का उपयोग करके लेन देन करने के लिए व्यक्ति के पास डीमैट खाता होना चाहिए। 3, ₹रुपए वैध मुद्रा है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, होल केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, डी, कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। ₹रुपए सीधे भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नहीं। कथन 2 गलत है। इसके लिए डीमैट खाते की आवश्यकता नहीं होती। यह एक डिजिटल वॉलेट के माध्यम से काम करता है जो बैंक प्रदान करते हैं। कथन 3 सही है।
यह डिजिटल रूप में एक लीगल टेंडर वैध मुद्रा है और ये आरबीआई की प्रत्यक्ष देनदारी लायबिलिटी है। Q63 भारत का डिजिटल भुगतान अवसंरचना विभिन्न भुगतान प्रणालियों जैसे एम्प्स, तत्काल भुगतान सेवा, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा समर्थित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। भुगतान प्रणाली। निपटान समय। न्यूनतम सीमा 1 एमपीएस रियल टाइम, 1 रुपया। 2 आरटीजीएस रियल टाइम, 5 लाख रुपए। 3 एनईएफटी आधे घंटे का बैच, 1 रुपया। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। पंक्ति 1 सही सुमेलित है। एमपीएस तत्काल रियल टाइम भुगतान की सुविधा देता है और इसकी न्यूनतम सीमा 1 रुपया है। पंक्ति 2 गलत सुमेलित है। आरटीजीएस रियल टाइम में होता है लेकिन इसकी न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है, न कि 5 लाख। पंक्ति 3 सही सुमेलित है। एनईएफटी का निपटान आधे घंटे के बैचों में होता है और इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, 1 रुपये से शुरू किया जा सकता है। Q64 ट्रेजरी बिल, टी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 टी बिल में किए जाने वाले निवेश पर कोई न्यूनतम मौद्रिक सीमा नहीं है। 2 टी बिल खरीदारों को आवधिक ब्याज भुगतान की पेशकश नहीं करते हैं। 3 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ रेपो लेनदेन के लिए टी बिल का उपयोग कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए कोल केवल 2 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 गलत है। टी बिल में निवेश के लिए न्यूनतम सीमा होती है, आमतौर पर 25,000 रुपये और उसके गुणक। कथन 2 सही है। टी बिल 0 कूपन इंस्ट्रूमेंट हैं, ये ब्याज नहीं देते बल्कि अंकित मूल्य पर छूट डिस्काउंट पर जारी किए जाते हैं और अंकित मूल्य पर वापस खरीदे जाते हैं। कथन 3 सही है। बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के लिए टी बिल्स को संपार्श्विक कोलैटरल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। Q65 भारत में निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। 1 लिपुलख दर्रा, 2 माना दर्रा, 3 जोजिला दर्रा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करें। ए 2 3 1, बी 2 1 3, सी होल 2 1 3, सी होल 2 1, डी होल 2 1 3 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। जोजिला 3 यह लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है, सबसे उत्तर में। माना दर्रा 2 यह उत्तराखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। लिपुलख यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जो माना दर्रे के दक्षिण पूर्व दक्षिण में पड़ता है। अतः सही क्रम 3 2 1 है। Q66 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। त्वरित भुगतान प्रणाली। अनूठी विशेषता। 1 यूपीआई 123 पे इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देता है। 2 यूपीआई लाइट वास्तविक समय में धन प्रेषक बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना कम मूल्य के लेनदेन को सक्षम बनाता है। 3 यूपीआई लाइट एक्स उपकरणों के बीच सुरक्षित लेनदेन को सक्षम करने के लिए एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का लाभ उठाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही हैं? ए होल 1 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 3, डी केवल 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। तीनों युग्म सही हैं। यूपीआई 123 पे फीचर फोन यूजर्स के लिए बिना इंटरनेट के काम करता है। यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट का उपयोग करता है, जिससे बैंक के सर्वर पर लोड नहीं पड़ता। यूपीआई लाइट एक्स ऑफलाइन मोड में एनएफसी का उपयोग करके भुगतान संभव बनाता है। Q67 भारतीय वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सह उधार मॉडल की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक होल क्रेडिट गारंटी कंपनी द्वारा प्रदान की गई गारंटी की सुरक्षा का उपयोग करके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण जारी करना। बी होल पूर्व सहमति वाले समझौते में निर्धारित अनुपात में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण का संयुक्त वित्तपोषण। सी मॉडल जिसमें सरकार सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के लिए एक निश्चित राशि का योगदान करती है। डी कोल किसानों द्वारा एक समिति की स्थापना करना, जिसमें वे अपना धन एकत्र करके समिति के सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण प्रदान करें। सही उत्तर बी। व्याख्या।
विकल्प ऑफ बी सही है। सह उधार मॉडल, को लेंडिंग मॉडल के तहत बैंक और एनबीएफसी मिलकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देते हैं। इसमें आमतौर पर बैंक 80% और एनबीएफसी 20% ऋण साझा करते हैं। इससे एनबीएफसी की पहुंच और बैंकों की कम लागत वाली पूंजी का लाभ मिलता है। Q68 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए में मजबूती। 2. मौजूदा बॉन्ड यील्ड में कमी। 3. अर्थव्यवस्था में ऋण सृजन में कमी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में उल्लेखनीय वृद्धि से उपरोक्त में से कितने परिणाम हो सकते हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। बिंदु 1 सही है। उच्च रेपो दर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती है, जिससे रुपए की मांग बढ़ती है और वो मजबूत होता है। बिंदु 2 गलत है। रेपो दर बढ़ने से बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। बिंदु 3 सही है। उच्च ब्याज दरों के कारण उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग और सृजन कम हो जाता है। Q69 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पीएमएमवाई के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं को बिना किसी संपार्श्विक के 20 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी इस योजना के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के पात्र हैं। 3. पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण केवल भौतिक पूंजी विकसित करने के लिए प्रदान किया जाता है, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए नहीं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। हालिया संशोधनों के बाद कुछ श्रेणियों के लिए सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। कथन 2 सही है। आरआरबी, वाणिज्यिक बैंक और एमएफआई सभी इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं। कथन 3 गलत है। मुद्रा ऋण का उपयोग सावधि ऋण, भौतिक पूंजी और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए किया जा सकता है। Q70 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के अनुसार 1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र हेतु आयु पात्रता न्यूनतम 70 वर्ष है। 2. मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान दर्ज कराने के बाद भी वोट देने से इनकार करने का अधिकार है। 3. भारत के निर्वाचन आयोग को मतदान से संबंधित संपूर्ण डेटा को सार्वजनिक डोमेन में साझा करने का वैधानिक दायित्व है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी केवल 1। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम आयु सीमा अब 85 वर्ष कर दी गई है, पहले 80 थी। कथन 2 सही है। नियम 49O के तहत एक मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद भी वोट न डालने का निर्णय ले सकता है। कथन 3 गलत है। आयोग पर पूरा डेटा सार्वजनिक करने का कोई सख्त वैधानिक दायित्व नहीं है। कुछ डेटा गोपनीयता के कारणों से सुरक्षित रखा जाता है। Q71 निम्नलिखित प्रकार के खातों पर विचार करें। 1. गैर निवासी बाह्य NRE खाता। 2. गैर निवासी साधारण NRO खाता। 3. विदेशी मुद्रा गैर निवासी FCNR खाता। उपर्युक्त प्रकार के कितने खातों में अर्जित ब्याज भारत में कर मुक्त है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों। सही उत्तर बी। व्याख्या। NRE 1 और FCNR 3 सही हैं। इन दोनों खातों पर मिलने वाला ब्याज भारत में आयकर से मुक्त टैक्स फ्री होता है। NRO 2 गलत है। NRO खाते पर अर्जित ब्याज भारत में लागू आयकर दरों के अनुसार कर योग्य टैक्सेबल होता है। Q72 संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्वों CBLO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक मुद्रा बाजार साधन है। 2. CBLO लेनदेन असुरक्षित हैं और मुख्य रूप से उन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। CBLO एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार मनी मार्केट उपकरण है। कथन 2 गलत है। CBLO एक सुरक्षित सिक्योर्ड ऋण साधन है। इसमें उधार लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है। यह व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए होता है। Q73 अन्य चर स्थिर रखने पर यदि किसी अर्थव्यवस्था में संचलनगत मुद्रा बढ़ रही है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1. मौद्रिक आधार बढ़ रहा है। 2. मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। 3. मुद्रा गुणक बढ़ रहा है। उपरोक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? 1 होल केवल 1,
बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। संचलनगत मुद्रा, करेंसी इन सर्कुलेशन, मौद्रिक आधार M_0 और मुद्रा आपूर्ति M_1, M_3 दोनों का मुख्य घटक है। यदि ये बढ़ती है तो ये दोनों भी बढ़ेंगे। कथन 3 गलत है। मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर बैंकिंग प्रणाली की ऋण देने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि लोग नकदी अधिक रखते हैं, संचलनगत मुद्रा बढ़ना, तो मुद्रा गुणक वास्तव में कम हो सकता है। Q74 भारत में नकद प्रबंधन बिल CMB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा जारी किया जाता है। 2. इन्हें मुख्य रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या। कथन 1 गलत है। CMB केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्य सरकारों द्वारा नहीं। कथन 2 गलत है। ये अल्पकालिक साधन हैं, 91 दिनों से कम की अवधि के लिए, जिनका उपयोग सरकार की नकदी प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी बेमेल मिसमैच को ठीक करने के लिए किया जाता है, न कि दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए। Q75 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। व्यापार समझौते। विशेषताएं। 1. अधिमान्य व्यापार समझौता, लगभग सभी व्यापारों और सेवाओं पर टैरिफ का उन्मूलन। 2. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, निवेश, बौद्धिक संपदा और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कम टैरिफ के साथ एकीकृत पैकेज। 3. मुक्त व्यापार समझौता, सेवाओं को छोड़कर सीमित उत्पादों पर टैरिफ में कमी। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या। युग्म 2 सही सुमेलित है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA टैरिफ में कमी के साथ साथ निवेश और बौद्धिक संपदा जैसे व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है। युग्म 1 गलत है। ये मुक्त व्यापार समझौते FTA की विशेषता है। अधिमान्य व्यापार समझौते PTA में केवल चुनिंदा वस्तुओं पर टैरिफ कम किया जाता है। युग्म 3 गलत है। मुक्त व्यापार समझौते FTA में वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या बहुत कम कर दिया जाता है। Q76 भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गैर लाभकारी संगठनों के अलावा SSE लाभ उन्मुख सामाजिक उद्यमों को भी उनकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में सक्षम बनाते हैं। 2. SSE के माध्यम से धन जुटाने के लिए गैर लाभकारी संगठनों को इक्विटी शेयर जारी करके उस SSE में सूचीबद्ध होना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज SSE पर गैर लाभकारी संगठन NPO और लाभ उन्मुख सामाजिक उद्यम FPE दोनों धन जुटा सकते हैं। कथन 2 गलत है। गैर लाभकारी संगठन NPO इक्विटी शेयर जारी नहीं कर सकते। वे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल, ZCZP जैसे उपकरणों के माध्यम से धन जुटाते हैं। Q77 भारत में वाणिज्यिक पत्रों CP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित ऋण साधन है। 2. ये एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार साधन है। 3. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को भारत में वाणिज्यिक पत्रों से प्रतिबंधित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2B केवल 2C, केवल 1D होल 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 और 2 सही हैं। वाणिज्यिक पत्र CP एक असुरक्षित प्रॉमिसरी नोट है जिसे कंपनियां कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए अल्पकाल 7 दिन से 1 वर्ष के लिए जारी करती हैं। कथन 3 गलत है। NBFC, NBFCS और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान CP जारी करने के लिए पात्र हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। Q78 भारत में रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REIT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. REIT को अपनी कर योग्य आय का कम से कम 90% लाभांश के रूप में निवेशकों को वितरित करना होगा। 2. उन्हें निर्माणाधीन रियल एस्टेट परियोजनाओं में अपने फंड का 50% तक निवेश करने की अनुमति है। 3. REIT मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
4. REIT अपने पोर्टफोलियो विविधीकरण के हिस्से के रूप में खाली भूमि और कृषि भूमि में निवेश कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं। REIT रीट को अपनी शुद्ध आय का 90% लाभांश के रूप में बांटना अनिवार्य है और इनका विनियमन सेबी करता है। कथन 2 गलत है। निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश की सीमा केवल 20% तक सीमित है। कथन 4 गलत है। REIT को खाली भूमि, कृषि भूमि या सट्टा अचल संपत्ति में निवेश करने की अनुमति नहीं है। Q79 भारत में नगर निगम बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कोई भी नगर निकाय जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE में सूचीबद्ध है, नगर निगम बॉन्ड जारी करने के लिए पात्र है। 2. नगर निगम बॉन्ड पर अर्जित ब्याज कुछ शर्तों के अधीन आयकर से मुक्त है। 3. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI को RBI द्वारा भारत में नगर निगम बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A 2 और 3, B 1 और 2, C केवल 2, D 1 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या: कथन 2 और 3 सही हैं। कुछ विशिष्ट नगर निगम बॉन्ड टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज करमुक्त होता है और FPI को इनमें निवेश की अनुमति है। कथन 1 गलत है। केवल सूचीबद्ध होना पर्याप्त नहीं है। नगर निकाय को सेबी के विस्तृत दिशा निर्देशों और क्रेडिट रेटिंग जैसी शर्तों को पूरा करना होता है। Q80 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। जनजाति, संबद्ध राज्य, उनके द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार। 1. पावड़ी भुइयां, ओडिशा, नुआखिया। 2. बिरहोर, राजस्थान, गणगौर। 3. सिद्दी, गुजरात, हबाश। 4. पनियन, मेघालय, वंगला। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या: पंक्ति 1 और 3 सही है। भुइयां जनजाति ओडिशा में नुआखाई मनाती है और सिद्दी जनजाति गुजरात में रहती है। पंक्ति 2 गलत है। बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, राजस्थान में नहीं। पंक्ति 4 गलत है। पनियन जनजाति केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है, जबकि वंगला मेघालय की गारो जनजाति का त्योहार है। Q81 निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में फ्रंट रनिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? A. बड़ी कंपनियां अपने हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक नीति को प्रभावित करती हैं। B. कोई कंपनी बाजार नियामक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO आयोजित करती है। C. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी खातों के माध्यम से की गई कर चोरी। D. एक दलाल किसी आगामी लेनदेन के बारे में गोपनीय जानकारी का अनैतिक रूप से लाभ कमाने के लिए उपयोग करता है। सही उत्तर D। व्याख्या: विकल्प ऑफ D सही है। फ्रंट रनिंग एक अवैध अभ्यास है जहां एक ब्रोकर या निवेशक अपने क्लाइंट के बड़े ऑर्डर को निष्पादित करने से पहले उसी स्टॉक में अपने लिए सौदा करता है ताकि क्लाइंट के ऑर्डर से होने वाले मूल्य परिवर्तन का लाभ उठा सके। Q82 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। 1. भारतीय रिजर्व बैंक का खुला बाजार परिचालन। 2. सरकार का बढ़ता राजकोषीय घाटा। 3. RBI की रेपो दर में बदलाव। 4. वैश्विक स्तर पर बढ़ती मुद्रास्फीति। उपरोक्त में से कितने सरकारी बॉन्ड की कीमत को प्रभावित करने की संभावना रखते हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर D। व्याख्या: चारों कारक सही हैं। बॉन्ड की कीमतें ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के साथ विपरीत रूप से बदलती हैं। RBI का OMO खरीद बिक्री और रेपो रेट सीधे बाजार की तरलता और यील्ड को प्रभावित करते हैं। राजकोषीय घाटा बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे उनकी कीमतों पर असर पड़ता है। Q83 अर्थव्यवस्था में निवेशकों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निवेशक का प्रकार। विवरण। 1. उद्यम पूंजीपति ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करता है जो आर्थिक रूप से लाभदायक तो हैं, लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हैं। 2. एंजल निवेशक वे व्यक्ति जो अपनी निजी संपत्ति से प्रारंभिक स्तर के व्यवसायों और स्टार्टअप्स को पूंजी प्रदान करते हैं। 3. एंकर निवेशक वे निवेशक जो किसी सार्वजनिक निर्गम के शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
सामान्य निवेशकों के लिए खुलने से पहले खरीदने के लिए सहमत होते हैं। 4 योग्य संस्थागत निवेशक, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति स्थापित गैर सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करते हैं। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: युग्म 2 और 3 सही हैं। एंजल निवेशक व्यक्तिगत पूंजी लगाते हैं और एंकर निवेशक आईपीओ से पहले बड़े निवेश की प्रतिबद्धता देते हैं। युग्म 1 गलत है। ये वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ या सार्वजनिक निवेश से संबंधित है, जबकि उद्यम पूंजीपति वेंचर कैपिटलिस्ट्स उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक स्टार्टअप में निवेश करते हैं। युग्म 4 गलत है। योग्य संस्थागत खरीदार क्यूआईबी वे संस्थान जैसे बैंक म्यूचुअल फंड हैं जिनके पास निवेश के लिए बड़ी पूंजी और विशेषज्ञता होती है, न कि केवल व्यक्तिगत निवेश। Q84 भारत में पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित बाजार उपकरणों पर विचार करें। 1 निजी प्लेसमेंट, 2 फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, 3 स्टॉक बायबैक, 4 राइट्स इश्यू। प्राथमिक बाजार में पूंजी जुटाने के लिए एक कंपनी द्वारा उपर्युक्त में से कितने उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: बिंदु 1, 2 और 4 सही हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, एफपीओ और राइट्स इश्यू का उपयोग कंपनियां नई पूंजी जुटाने के लिए करती हैं जो प्राथमिक बाजार प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। बिंदु 3 गलत है। स्टॉक बायबैक में कंपनी निवेशकों से शेयर वापस खरीदती है, जिससे कंपनी से पैसा बाहर जाता है। ये पूंजी जुटाने का तरीका नहीं है। Q75 Q85 विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अंतरिक्ष वस्तु विशेषता अर्थ: 1 क्षुद्र ग्रह, वे छोटी चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। 2 धूमकेतु, वे अधिकांशतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक संकीर्ण बेल्ट में स्थित हैं। 3 उल्कापिंड, ये जमी हुई गैसों और चट्टानों के बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या: युग्म 1 सही सुमेलित है। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स वायुहीन चट्टानी अवशेष हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। युग्म 2 गलत है। मंगल और बृहस्पति के बीच की बेल्ट में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, धूमकेतु नहीं। युग्म 3 गलत है। जमी हुई गैसों और बर्फ के पिंडों को धूमकेतु कॉमेट्स कहा जाता है। उल्कापिंड मीटियोरॉइड्स अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे चट्टानी या धातु के टुकड़े होते हैं। Q86 भारत में पूंजी बाजार के संदर्भ में सहभागी नोट्स पी नोट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को पी नोट्स जारी करने से रोक दिया है। कथन 2 सहभागी नोट्स विदेशियों को भारतीय नियामकों के साथ पंजीकृत हुए बिना भारतीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध स्टॉक खरीदने की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कोल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन आई गलत है। सेबी ने पी नोट्स पर रोक नहीं लगाई है, हालांकि इनके नियमों को समय समय पर सख्त बनाया गया है ताकि काले धन के निवेश को रोका जा सके। कथन 2 सही है। पी नोट्स विदेशी निवेशकों को बिना सेबी के पास सीधे पंजीकृत हुए भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा देते हैं। यह पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। Q87 कभी कभी समाचारों में आने वाली शॉर्ट सेलिंग में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है? ए उन शेयरों को बेचना जो व्यापार के समय विक्रेता के स्वामित्व में नहीं है। बी होल शेयरों को कम कीमत पर खरीदने के बाद उन्हें बेचना। सी सरकारी बॉन्डों को उनके अंकित मूल्य से कम पर बेचना। डी घाटे को सीमित करने के लिए गिरते बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना। सही उत्तर ए। व्याख्या: विकल्प ऑफ ए सही है। शॉर्ट सेलिंग का अर्थ है
उन शेयरों को बेचना जो आपके पास नहीं है। इसमें निवेशक किसी से शेयर उधार लेकर बेच देता है, इस उम्मीद में कि भविष्य में कीमत गिरेगी और वो उन्हें कम दाम पर खरीदकर वापस कर देगा और मुनाफा कमाएगा। Q88 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. FSDC का नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री करते हैं। 2. इसका प्राथमिक कार्य विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार को धन आवंटन के संबंध में सुझाव देना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A:1, B:2, C:1 और 2। दोनों D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर A। व्याख्या कथन एक सही है। FSDC एक गैर वैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कथन 2 गलत है। इसका मुख्य कार्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न नियामकों जैसे RBI, SEBI के बीच समन्वय स्थापित करना है। धन आवंटन इसका कार्य नहीं है। Q89 बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को ECB के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति नहीं है। 2. प्रत्येक कंपनी को ECB के तहत धन प्राप्त करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A:1, B:2, C:1 और 2। दोनों D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या कथन 1 गलत है। पात्र NBFCs को ECB के माध्यम से विदेशी धन जुटाने की अनुमति है। कथन 2 गलत है। ECB के लिए 2 मार्ग हैं, स्वचालित मार्ग ऑटोमैटिक रूट, जिसमें विशिष्ट सीमा तक RBI के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, और अनुमोदन मार्ग अप्रूवल रूट। Q90 दक्षिणी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इसकी उत्पत्ति वर्तमान तेलंगाना राज्य के क्षेत्रों में हुई और इसे बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत द्वारा शाही संरक्षण दिया गया। 2. हाल ही में इसे भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। A:1, B:2, C:1 और 2। दोनों D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर A। व्याख्या कथन 1 सही है। दक्कनी उर्दू का एक प्रारंभिक रूप है जो दक्कन क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में विकसित हुआ और इसे कुतुब शाही और आदिल शाही वंशों ने संरक्षण दिया। कथन 2 गलत है। दक्कनी को वर्तमान में भारत की आधिकारिक शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेजेस की सूची में शामिल नहीं किया गया है। Q91 जमानत बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इन्हें सरकार द्वारा किसी अवसंरचना परियोजना को निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा करने की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। 2. जमानत बॉन्ड में आमतौर पर ठेकेदार को संपार्श्विक गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A:1, B:2, C:1 और 2। दोनों D न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर B। व्याख्या कथन 1 गलत है। जमानत बॉन्ड श्योरिटी बॉन्ड्स सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। ये बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में काम करते हैं। कथन 2 सही है। बैंक गारंटी के विपरीत जमानत बॉन्ड में ठेकेदार को भारी नकद संपार्श्विक कोलैटरल रखने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी बचती है। Q92 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। डेरिवेटिव बाजार का प्रकार। परिभाषा। 1. फ्यूचर औपचारिक विनियमित एक्सचेंजों के बाहर दो पक्षों के बीच पूर्व निर्धारित दर पर शेयरों का व्यापार। 2. फॉरवर्ड ओवर द काउंटर OTC अनुबंध दो पक्षों के बीच किसी परिसंपत्ति को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने बेचने के लिए किया जाता है। 3. ऑप्शन वह अनुबंध जो धारक पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने का दायित्व डालता है। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या युग्म 2 सही सुमेलित है। फॉरवर्ड अनुबंध निजी तौर पर दो पक्षों के बीच OTC प्लेटफॉर्म पर होते हैं। युग्म 1 गलत है। फ्यूचर अनुबंध हमेशा औपचारिक विनियमित एक्सचेंजों जैसे NSE BSE पर होते हैं, उनके बाहर नहीं। युग्म 3 गलत है। ऑप्शन धारक को अधिकार देता है लेकिन कोई दायित्व ऑब्लिगेशन नहीं डालता, वह चाहे तो सौदा पूरा करे या न करे। Q93 निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। 1. सरकारी प्रतिभूतियां GSEC। 2. परिवारों द्वारा लिया गया कार ऋण। 3.
कॉरपोरेट द्वारा जारी बॉन्ड भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उपर्युक्त में से कितने गैर वित्तीय ऋण में शामिल हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: तीनों सही हैं। गैर वित्तीय ऋण नॉन फाइनेंशियल डेट में वे सभी ऋण शामिल होते हैं जो उन क्षेत्रों द्वारा लिए जाते हैं जो वित्तीय बिचौलिए जैसे बैंक नहीं हैं। इसमें सरकार का ऋण जीसैक, परिवारों का ऋण कार लोन और गैर वित्तीय कंपनियों का ऋण कॉर्पोरेट बॉन्ड शामिल होता है। Q94 सॉवरेन वेल्थ फंड्स SWF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वे राज्य के स्वामित्व वाले निवेश कोष हैं। 2. विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा जारी किए गए सभी ऋणों को लक्षित परियोजनाओं पर खर्च किए जाने से पहले SWF में जमा कर दिया जाता है। 3. इनका उपयोग मुख्य रूप से सरकारों के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए कोल केवल 1 और 2, बी कोल केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन एक सही है। सॉवरेन वेल्थ फंड SWF देश के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार या संसाधनों से बना सरकारी निवेश कोष है। कथन 2 गलत है। विश्व बैंक के ऋण इसमें जमा नहीं होते। SWF देश की अपनी बचत से बनता है। कथन 3 गलत है। इनका उद्देश्य लंबी अवधि के लिए निवेश करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए धन बचाना है, न कि रोजमर्रा के राजकोषीय घाटे को भरना। Q95 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। बी. केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाले देशों को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। सी होल यह सूचकांक एक ऑनलाइन प्रश्नावली का उपयोग करके संकलित किया गया है जो पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर स्कोर की गणना करने में मदद करता है। डी. दक्षिण एशियाई देशों में बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत से बेहतर स्थान पर हैं। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प ऑफ बी गलत है। यह सूचकांक लगभग सभी देशों और क्षेत्रों लगभग 180 की रैंकिंग करता है, चाहे वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी भी हो। अन्य विकल्प ए सही है। सी इसकी कार्यप्रणाली का हिस्सा है और RD 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग दक्षिण एशिया के कई पड़ोसियों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे रही है। Q96 डिपॉजिटरी रसीद DR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये किसी घरेलू बैंक द्वारा जारी किए गए परक्राम्य प्रमाण पत्र होते हैं जो किसी विदेशी कंपनी के शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में इनका कारोबार होता है। 2. उपकरणों की अपारदर्शी प्रकृति के कारण भारत में डिपॉजिटरी रसीदों में निवेश प्रतिबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों, डी होल नहीं, तो एक और नहीं 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक सही है। DR विदेशी कंपनियों को स्थानीय बाजारों से धन जुटाने में मदद करते हैं, जैसे भारत में IDR। कथन 2 गलत है। भारत में डिपॉजिटरी रसीदों में निवेश प्रतिबंधित नहीं है। भारतीय कंपनियां विदेशों में ADR GDR जारी करती हैं और भारत ने भी IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स के लिए नियम बनाए हैं।